नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस के अंदर फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, जिसका आज इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको ज़्यादा बोरपन महसूस नहीं हो, आप कंटेंट को अच्छे से जान पाएं। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं आपके लिए इसके सेकेंड पार्ट, जिसमें कि आगे के पार्ट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ में अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। साथ में मेरे जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जियो सिनेरियोज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अब देखो कोरोना के चक्कर में ये तो है नहीं कि अपनी एग्जाम पोस्टपोन होती रहेंगी, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आज बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि और सरकार भी कुछ भी नहीं कर पा रही। तो मैं सरकार से भी आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इन बेरोजगार युवाओं के साथ आप इतना बड़ा बद्दा मजाक मत कीजिए। जितने भी एग्जाम आपने पोस्टपोन करेगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ में उनको करवाने की कोशिश करें, ताकि इन बच्चों की मेहनत बेकार न जाए और ये अपने इस नॉलेज को आपके सामने प्रेजेंट करके अपनी कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकें और अपने इस बेरोजगारी के दौर में अपने को सिक्योर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपसे ये कहूँगा, अगर आप लोग ट्विटर यूज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के खिलाफ ट्वीट कीजिए कि सरकार को मजबूर कर दीजिए कि उनको मजबूर होकर सामने आना पड़े और जितनी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रखी है उन एग्ज़ाम्स को करवाने की जल्दी उनके लिए प्रिपेयर रहें। और ताकि आप लोगों को, हम जैसे भी हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एग्ज़ाम देके और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और अपनी तैयारी को बहुत जांच सकें कि मैंने अपना कितना कुछ पढ़ रखा है। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और सरकार को मजबूर कर दें घुटने टेकने पर। तो फ्रेंड्स, अब अपन ज़्यादा बात नहीं करते, अपन बढ़ते अपने कंटेंट की ओर और अपन आज बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में कि विद्युत धारा क्या, अपन ने पढ़ लिया, आप जानेंगे चुंबकीय प्रभाव का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं चुंबक के बारे में। विद्युत जो इसका सिद्धांत था किसने सबसे पहले दिया था? तो सन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ध्यान से जानना, सन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने विद्युत व चुंबक के बीच में एक संबंध की खोज की थी और इसी को इन्होंने, इसके आधार पर उन्होंने एक तत्व का सिद्धांत क्वेश्चन कि विद्युत धारा का चुंबकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो 1920 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने सबसे पहले विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत प्रेजेंट किया था। ओके, और इसीलिए जो चुंबकीय ओरस्टेड, वो इन्हीं के नाम पर, किनके नाम पर? हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के नाम पर ही विद्युत चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या रखा गया? ओरस्टेड रखा गया। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने तीन क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने 1820 में। दूसरा ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ओरस्टेड होता है। क्वेश्चन इसको घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि ओरस्टेड किसका मात्रक होता है? तो विद्युत चुंबकीय तीव्रता का। या फिर इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तीव्रता का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो क्या होगा? हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के नाम पर रखा गया। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, जब किसी विद्युत परिपथ में या किसी चालक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक एरिया प्रेजेंट होता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखो, विद्युत धारा का चुंबक क्षेत्र यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में या किसी चालक में कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो बल का संशोधन किस तरह से किया जाता है? तो किसी चुंबक के चारों ओर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अपने को पता है कि चुंबक के चारों क्या होता है? हमेशा एक इसका क्राइटेरिया होता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, जिससे हम उस चुंबक के बल का क्या करते हैं? संशोधन किया जाता है। ओके, और आपको यह भी पता होगा कि आपने पढ़ा होगा पीछे कि जो चुंबक होते हैं उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा कौन सा होता है? साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल होता है उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, इसको एन के द्वारा, कैपिटल एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी के उत्तर की ओर इंगित होता है क्या कहलाता है? चुंबक का उत्तरमुखी ध्रुव कहलाता है। जबकि बात करें अपन दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की,
जिसको कैपिटल एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी के दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणमुखी ध्रुव कहा जाता है। ओके, और जो चुंबक होते हैं, चुंबक का एक विशेष गुण होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिणाम दोनों हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ओके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिणाम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि होते किसी तरह पूछ सकता है, तो परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ओके, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात करें चुंबकीय बल रेखाएं की। तो डियर फ्रेंड, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं। ओके, ये रेखाएं होती हैं वे हमेशा एक बंद वक्र के रूप में कार्य करती हैं, जबकि चुंबकीय बाहर बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, जबकि चुंबकीय अंदर की बात करें तो अंदर की ओर होती है वो हमेशा किस रूप में होते हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अगर चुंबकीय बाहर की बात करें तो बाहर की ओर होती है हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, जबकि अंदर की अपन बात करते हैं तो अंदर की ओर होती है हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ओके, ये रेखाएं इस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार से होती हैं कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, कहने के मतलब एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। जहां जहां भी ये पास होती है वहां क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो वह बल रेखाओं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। ओके, किसे कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वह बल रेखाओं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। और जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त नहीं होती हैं वह बिंदु क्या कहलाती है, उदासीन बिंदु कहलाती है। ओके, तो इस बिंदु पर क्या होता है, जो परिणामी चुंबकीय तीव्रता होगी उसका मान हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि कहने का मतलब शून्य होता है। कहां पर, कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त नहीं होती है उस बिंदु पर हमेशा जो परिणामी चुंबकीय तीव्रता होती है उसका मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करें तो वो है कि भूचुंबकत्व। तो भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। सबसे पहले बात करें कि कोण की, तो पहला कोण होता है वो होता है दिक्पात कोण। तो यह होता है, यह चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण होता है, यानी कि चुंबकीय यामोत्तर पार्ट की ओर से उसके भौगोलिक यामोत्तर का जो बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, दिक्पात का कोण होता है। ओके, नेक्स्ट है वो है नमन कोण। तो नमन कोण होता है कि जब किसी भी अगर कोई भी एक चुंबक होती है और उस चुंबक को अपन अगर उसके सुई को ऊर्ध्वाधर को लटकाते हैं तो जब वह विराम अवस्था में होती है तो चुंबकीय सुई का जो अक्ष होता है वो क्या होगा, चुंबकीय यामोत्तर पर खींची गई क्षैतिज रेखा के साथ एक कोण बनाता है। तो उस कोण को क्या कहा जाता है, नमन कोण या फिर नति कोण कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी कि जब भी अपन किसी चुंबकीय सुई को अगर ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं और जब वह विराम अवस्था में आती है तो चुंबकीय सुई का जो अक्ष होता है वो क्या करता है, वो अक्ष चुंबकीय यामोत्तर पर जो खींची गई जो एक रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है, उसके साथ में मिलकर क्या बनाता है, एक कोण का डेवलपमेंट करता है, कोण का निर्माण करता है, और वो कोण ही क्या कहलाता है, नति कोण या फिर उसको नमन कोण के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक BH व ऊर्ध्वाधर BV घटक होते हैं। कहने का मतलब जो पहला होता है वो प्रति चुंबकीय पदार्थ है। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, जैसे तांबा है, सीसा है, पानी आदि है, ये सारे क्या होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रति चुंबकीय यानी कि चुंबक से प्रतिकर्षित हो, प्रति चुंबकीय पदार्थ हो गए। तो इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान हमेशा शून्य होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान तो क्या होता है, शून्य, एवं चुंबकन होता है, चुंबकन क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। एवं चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो अत्यल्प तथा ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती है। ओके फ्रेंड, और ये क्या होता है कि इनके चुंबकत्व का कारण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति। कहने का मतलब इनके अंदर चुंबकत्व का जो गुण होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में किस तरह से गति कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनका चुंबकत्व होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करें तो वो है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित होते हैं, यानी कि ये किसी पदार्थ में क्या होते हैं, थोड़े से यानी कम मात्रा के अंतर्गत आकर्षित होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे द्रव्य ऑक्सीजन है, सोडियम है, कॉपर क्लोराइड है, ये सारे क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। ओके,
इनका चुंबकीय आघूर्ण, इनकी चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रकृति का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, अल्प और धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। जबकि इनकी चुंबकत्व का कारण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इनकी चुंबकत्व का कारण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति होती है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों की अपन बात करते हैं तो इनके चुंबकत्व का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति होती है। ओके फिर नेक्स्ट है लोह चुंबकीय पदार्थ। देखो नाम से इससे लोह यानी कि जो क्या करते हैं, लोहे को तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि ये असमान चुंबकीय क्षेत्र से तीव्र गति से आकर्षित होते हैं और क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल आदि सारे ये क्या होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ओके, इनके चुंबकीय आघूर्ण की, इनके चुंबकन तीव्रता की या इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति की मान की बात करें तो इनकी मान बहुत अधिक होता है और साथ में धनात्मक प्रवृत्ति लिए होता है। ओके फिर, तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि अगर कंटेंट आपके किसी भी फैमिली मेंबर या आपके किसी फ्रेंड की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोर देन हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आप जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा कि उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मुझे भी अच्छा लगा, मेरा भी जो आपका मैसेज है वो आप तक पहुँच पाएगा और मेरा मोटिवेशन बिल्ड होगा और मैं आपके लिए और भी बेटर से बेटर कंटेंट बनाने की तैयारी करूँगा। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके पीछे के जितने वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके इनके एमसीक्यूज पार्ट और इनकी डिटेल एनालिसिस को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।